हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स अड्डा। आज हम भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इस सुधार में क्या क्या प्रमुख रहा उसको जानने से पहले कुछ जानते हैं इसका बैकग्राउंड। जैसे कि मैंने बोला कि इसके पहले हमने चर्चा किया था मार्ले मिंटो सुधार। उसमें आपने एक फैक्ट देखा था कि सांप्रदायिकता की जो भावना थी वो बढ़ाई जा रही थी, यानी कि जितने भी मुस्लिम वोटर्स थे वो सिर्फ अगर कोई मुस्लिम का ऑनर खड़ा है, यानी मुस्लिम के लिए किसी ने खड़ा है, तो उसको कौन देगा वोट? मुस्लिम समुदाय के लोग ही देंगे, अदर कोई कैंडिडेट नहीं दे सकता। इससे ये हो रहा था जो जाति विशेष के बीच यानी जो धर्म विशेष के मध्य जो एक विरोध पैदा करना है ना, ऐसी सारी प्रक्रियाओं को लाया जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो एक मेन मोटिव था वो यही था कि इनके मध्य में क्या करो, फूट डालो और शासन करो। सो यही वाली जो कंसेप्ट चली आ रही थी वो आगे भी बढ़ जा रही थी, और इस अधिनियम में ऐसा होता है कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जो ये चाहते थे, यानी कि इनका जो प्रमुख उद्देश्य था भारत में रह करके कि अपना एक क्रमिक उत्तरदायी सरकार बनाना, एक सरकार चलाना जिसकी पावर हमारे हाथ में हो, और इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट करते हैं 20 अगस्त 1917 को पहली बार। ठीक है, और इसीलिए वो जब भारत शासन अधिनियम लेके आते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जो कहीं ना कहीं आज भी हमारे संसद में फॉलो की जाती है। ठीक है, देखते हैं क्या था। तो जो ये भारत शासन अधिनियम है इसे 1919 में लाया गया, और इसे जो लागू किया गया है वो 1921 से लागू किया गया। तो कई बार यहीं से प्रश्न उठ जाता है कि क्या भारत शासन अधिनियम 1919 से ही अपने काम करने लगा था? जी नहीं, 1919 में मात्र इसे रखा गया था, लेकिन इसको फाइनली जो लागू किया गया वो 1921 से किया गया। अब इसमें मेन फीचर्स क्या थे वो जानते हैं। तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी वो ये थी कि केंद्र और प्रांत, केंद्र का मतलब जो सेंट्रल लेवल में है, और प्रांत का मतलब जैसे कि उस टाइम पे राज्य, अभी जैसे राज्य हैं उन्हें हम प्रांत बोलते थे। तो केंद्र और जो भी प्रांत थे उनमें जो विधान परिषद थी उनके लिए जो भी आवंटित की गई थी सूचियां, उन पे ये कह दिया गया कि तुम अपने अपने लेवल पे जो आपको सूचियां मिली हैं उसके आधार पर आप विधान यानी कानून बना सकते हो, लेकिन उसमें जो पूरी की पूरी कंट्रोलिंग पावर होगी वो केंद्र की होगी। अब ये कैसे समझिए, और ही स्पष्ट हो जाता है आगे वाले फैक्ट से। कैसे? प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। जैसे कि मैंने कहा कि उनको विधान परिषद के लिए क्या कर दिया गया कि अपनी सूची पे आप क्या करो, विधान बनाओ, लेकिन वो कैसे था? कैसे? क्योंकि एकात्मक अधिकार था, है ना। अब उसमें भी जो प्रांत को अधिकार दिए गए उसमें भी डिवाइड किया गया, एक हस्तांतरित विषय दे दिया और दूसरा दे दिया आरक्षित विषय। किसमें? प्रांत में। अब ये प्रांत में कैसा हस्तांतरित विषय था और आरक्षित विषय? तो जो हस्तांतरित विषय था उस विषय पे आप देख पा रहे हो कि इसमें क्या लिखा है कि हस्तांतरित विषय पे पूरी जो पकड़ थी वो गवर्नर के हाथ में थी, और वो भी किसके लिए थी? विधान परिषद के लिए। यानी कि जो प्रांत के विधान परिषद होंगे उसमें जो भी नियम कानून होगा उसका जो हेड होगा, मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली वे पे वो कौन काम करेगा? गवर्नर, वो हस्तांतरित विषय के लिए। क्लियर? वहीं पे आरक्षित विषयों पे गवर्नर क्या करेगा? जो भी कार्यकारी परिषद है उनकी सहायता से कार्य करेगा। ठीक है, तो ये बात की जो पुष्टि हो रही है इस बात से कंप्लीटली हो जा रही है कि जो यहाँ पे दिखा रहा है कि एकात्मक था, भले ही केंद्र और प्रांत के मध्य में सूचियों का आवंटन कर दिया गया, लेकिन जो पावर थी वो केंद्र के पास ही थी, क्योंकि गवर्नर हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषयों में भी इनडायरेक्टली वे पे इन्वॉल्व रहा। ठीक है, तो इससे ये देखा जा रहा है कि जो द्वैध शासन की भूमिका बनी रह गई है ना प्रांतों में भी। आने वाले वक्त मतलब उसी में और क्या आया इसी वाले 1919 में कि द्विसदनी व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, द्विसदनी यानी दो सदन, प्रत्यक्ष निर्वाचन जो कि आज आप देखते हो। तो लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है। तो ये पहली बार इसका गठन कब किया गया था, कब रखा गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत द्विसदनी व्यवस्था रखी गई। ठीक है, और इसके साथ साथ ही
प्रत्यक्ष निर्वाचन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि आज भी इसको फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं जो वायसराय थे, अभी वायसराय ही बने हुए हैं, है ना, क्योंकि ये ब्रिटिश का शासन चल रहा है, यानी ताज का शासन। तो वायसराय के जो कार्यकारी परिषद थी, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अब क्या हो रहा था कि अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये काम किया जा रहा था कि हम अगर कोई भी काउंसिल बनाएंगे उसमें हम इंडियंस को भी रखेंगे, यानी जो भी भारतीय सदस्य होंगे उनको भी अपने परिषद में हम सदस्य बनाएंगे, ताकि हमारा जो राजनीति वाला काम है उसमें संतुलन बना रहे। ठीक है, इसीलिए जो वायसराय के कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों में भारतीय होना आवश्यक रह गया, यानी कि उन्होंने क्या कर दिया था, कंपलसरी कर दिया कि अगर 6 सदस्य हम बना रहे हैं उसमें से 3 तो भारतीय ही होने चाहिए। फिर आप देखते हो कि लोक सेवा आयोग की जो गठन किया गया है वो किया गया 1926 में, है ना, भर्ती हेतु के लिए। तो आने वाले समय में आप देखोगे, लेकिन इसकी जो चर्चा कर दी गई थी वो भारत शासन अधिनियम 1919 में भी कर दी गई थी। एक और फैक्ट इसमें आप देखते हो कि पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। पहले यह था कि जो सेंट्रल लेवल का बजट होगा वही सबके लिए होगा, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1919 में यह देखा गया कि उन्होंने ऐसा किया कि केंद्र का बजट अलग होगा और जो प्रांत का या राज्य का जो बजट होगा वो अलग होगा। लेकिन जो भी बजट में कार्य होंगे उसका पूरा लेखा जोखा, है ना, 10 वर्ष तक उसकी पूरी जांच होगी, है ना, 10 वर्ष तक का रेशियो दिखाया जाएगा, उसमें जो सही या गलत निकलेगा उसके आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, यानी कि एक तरह का परीक्षण करना, ताकि जो वित्त व्यवस्था है वो अच्छे से काम कर पाए, कोई इधर से उधर काम ना हो पाए, है ना। तो एक सीधा सीधा यह मोटिव रहा कि जो वित्तीय प्रशासन है वो भी अच्छे से काम करे। अब ये सारे जो फैक्ट हैं भारत शासन अधिनियम के, है ना, 1-2 फैक्ट यहाँ पे हो गए और ये आपके 3 से 4 यहाँ फैक्ट हो गए। तो इस सारे फैक्ट को अगर आप देख के ये वाला अगर आप प्रश्न अटेम्प्ट करते हो तो इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। क्या लिखा है इसमें कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में ब्रिटिश सरकार की क्या अवधारणा थी, तो सीधा सीधा है कि उनकी क्या क्या अवधारणा थी, ये बहुत ही अच्छे पॉइंट में क्लियर है, आप इसको देख पाओगे और अच्छे से क्लियर कर पाओगे। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट में, भारत शासन अधिनियम 1935 ये क्या कहता है। ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज भी इसका जो भी वर्णन है संविधान में है और बहुत सारी चीज़ें इसी से संविधान में रखी गई हैं। इसका और भी इम्पोर्टेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, लेकिन जो है सो यही है। ठीक है, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि ये जो अधिनियम था ये क्या था, पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। एक पूर्णतः सरकार के गठन में क्या हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसी में 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी तत्कालीन समय में, यानी उस समय पे 321 धाराएं रखी गई और 10 अनुसूचियां रखी गई भारत शासन अधिनियम 1935 में। कई बार पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियां रखी गई, तो 10, और वर्तमान में संविधान में कितनी है, 12। क्लियर। अब ये अधिनियम में प्रमुख विशेषताएं क्या थी, तो प्रमुख विशेषताएं ये थी, जो ये आप विशेषताएं देख पा रहे हो बहुत ही क्लियर कट है। मैंने पूरा का पूरा, आप देखोगे अगर एम लक्ष्मीकांत में आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट मिलते हैं, है ना, इसमें पॉइंट 10 से 12, लेकिन अगर आप में इसमें से जो मेन चीज़ें हैं वो अगर आप निकाल लेते हो तो याद करना थोड़ा ईजी हो जाता है और फैक्ट आप माइंड में रख पाते हो। तो क्या क्या फैक्ट हैं उसमें भारत शासन अधिनियम के 1935 में, तो जो पहली इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देख पा रहे हो कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली क्या हो गई थी, प्रारंभ हो गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ये पहला फैक्ट है। दूसरा, वहीं पे प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली क्या कर दी गई, समाप्त कर दी, यानी केंद्र में प्रारंभ हो गई और प्रांतों में समाप्त। दूसरा, लोक सेवा आयोग की स्थापना, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। वहीं पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना की जाती है 1935 में, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसके बाद
जैसे कि मैंने कहा कि जो द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, वहीं पे 1935 में अब राज्यों में भी द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 11 राज्यों में से 6 में ही द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की गई। और वो 6 कौन कौन से थे ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कौन कौन से 6 प्रांत थे? तो पहला था बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। ठीक है, तो ये 6 हो गए जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषदें, यानी ये द्विसदन होते हैं प्रांत में, यानी राज्य स्तर पे विधानसभा विधान परिषद होती है, वहीं पे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो 1935 के तहत 6 प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था रख दी गई। फिर आप देखते हो कि अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना इसी अधिनियम के तहत की गई। और इसमें जो आप सूची पढ़ते हो, 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, जो कि आज वर्तमान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है, वो पहले भी भारत शासन अधिनियम 1935 में रखी गई और वहीं से आज ही ली गई हमारे संविधान में। ठीक है, लेकिन तत्कालीन समय में कितने विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं, ये अंतर है। तत्कालीन समय में संघ सूची में 59 विषय थे, वहीं राज्य सूची में 54 विषय, संवर्ती सूची में 36 विषय। अब आप मुझे ये बताओगे कि वर्तमान समय में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में कितने विषय हैं? क्लियर? नेक्स्ट फैक्ट इसमें और क्या ऐड हुआ था 1935 में? तो इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति, जो आप देख रहे थे कि जो सचिव वगैरह बने हुए थे, यानी कि कंप्लीटली जो इंडियन काउंसिल थी वहाँ इंग्लैंड में क्या कर दी गई, उसकी समाप्ति कर दी गई। वहीं पे संघीय न्यायालय, यानी जो एक न्यायालय की व्यवस्था कर दी गई, यानी संघीय न्यायालय का भी प्रावधान किया गया। और इसके साथ साथ ही दलित वर्ग, महिलाएं और मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई, यानी इनको भी नहीं भूला गया, इन्हें भी साथ में रखा गया। तो ये कई ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। क्लियर? सो आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।